हेलो स्टूडेंट्स, ये अपना क्लास 10th का दूसरा नंबर चैप्टर है जिसको हिंदी में अम्ल, क्षारक एवं लवण कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से ख़त्म करेंगे और नोट से समझ लीजिए, शॉर्ट नोट से ये। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एसिड की, जिसको हिंदी में कहा जाता है अम्ल। तो इसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार डेफिनेशंस दिया जाए, इसके बारे में लिखा जाए, तो एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, दूसरा, जो लिटमस पेपर होता है, जो इंडिकेटर होता है, आगे चल के हमें पढ़ने को मिलेगा, तो ये लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। नीले लिटमस को किस में बदल देता है? लाल रंग में। तीसरा लाइन हम इसमें दे सकते हैं, ये जलीय विलयन में H आयन प्रदान करता है, देता है। जब हम इसको किसी जल में घोल देते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है, मतलब H+ आयन हमें प्रदान करता है। चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो अगर हम एसिड शब्द जिस शब्द से लिया गया है उसका नाम है एसिडस। क्या नाम है? एसिडस। ओके, ACIDUS, एसिडस है, उससे लिया गया था ये। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, जो सबसे कठोर, हार्ड हो। तो HCl है, HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 है, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 है, जिसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, अब इसी में दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, इट मीन्स वीक एसिड किसे कहते हैं। तो पहला है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ओके, उसके बाद से है लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल कहा जाता है, दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड गुआवा में भी पाया जाता है ये। और CH3COOH जो है ये एसिटिक है, विनेगर को कहते हैं। अब यहाँ पे आती है बात कि सांद्र अम्ल किसे कहेंगे हम, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। तो सांद्र का मतलब हो गया कि उस एसिड का पावर जो है वो ज़्यादा है ना। अब इसका डेफिनेशंस देना होगा तो कैसे देंगे? तो इसका डेफिनेशंस यहाँ पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो, ऐसा एसिड हो जिसमें वाटर वगैरह मिलाया गया हो, लेकिन उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा क्या हो, अल्प हो, तो उसे हम कहेंगे सांद्र अम्ल। एक उदाहरण लेते हैं हम। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक आपके पास बर्तन है और उस बर्तन में आपके पास यहाँ पे एसिड है, और एसिड कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर आपके पास एसिड है और इसमें आपने मिला दिया ½ लीटर, 1/2 लीटर वाटर। तो किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है? एसिड की मात्रा ज़्यादा है। तो जब एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे क्या चीज़? सांद्र अम्ल। क्या कहेंगे इसको? सांद्र अम्ल। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि तनु की। तो तनु में क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा। हमने सपोज कीजिए क्या किया, यहाँ पे इस बर्तन में हमने 1 लीटर पानी ले लिया। ठीक है, 1 लीटर पानी लिया और इसमें हमने ½ लीटर, आधा लीटर जो है वो H2SO4 या कुछ भी कोई भी एसिड मिलाया। तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? तनु अम्ल कहेंगे। तनु का इंग्लिश होता है डाइल्यूट एसिड, है ना। तनु अम्ल का इंग्लिश होता है डाइल्यूट एसिड। ओके, तो ये अपना लाइन है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। अल्प का मतलब होता है यहाँ पे कम, है ना। तो जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो जबकि जल की मात्रा अधिक हो, तो वैसे अगर हमारे पास सॉल्यूशंस है तो उस सॉल्यूशंस को हम कहेंगे तनु अम्ल। ओके, उम्मीद है आपको सबको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम क्षार की। क्षार का भी बेसिक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार इसका डेफिनेशंस है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, मतलब बिटर होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। वहाँ पे वो नीले को लाल में बदल रहा था और ये लाल को नीला में बदल देगा। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये भी जल में डिजॉल्व होकर के, घुल करके, और हमें आयनों में टूटता है, लेकिन ये हमें OH आयन प्रदान करता है। इसमें भी प्रबल क्षारक का मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में सबसे पहले हमारे पास नाम आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसका नाम लिख लीजिएगा। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ती तो हो गए हमारे प्रबल, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब वीकेस्ट बेस देख लेते हैं, वीक जो दुर्बल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है NH4OH, इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीकेस्ट है। अब यहाँ पे बात आती है कि एक क्षार, जैसे कि देखिए बेस जो है उसको भी क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं, लेकिन क्षार अल्कली जिसका इंग्लिश होता है वो कब कहेंगे हम? जब जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। या कह सकते हैं जल में घुलनशील भस्म को ऐसा बेस हो जो जल में घुल जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? क्षार कह सकते हैं। अदरवाइज हम उसको क्षार नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्षार का एग्जाम्पल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्ट की, क्योंकि एसिड भी हमने डेफिनेशंस दे लिया, बेस भी दे लिया, अब यहाँ पे आती है बारी सॉल्ट की। तो सॉल्ट में देखिए क्या है, सॉल्ट में कह रहा है, सॉल्ट मतलब लवण, लवण अम्ल व क्षारक की, अम्ल व क्षारक का मतलब कह रहा है कि एसिड और बेस की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। देखिए नमक का क्या इसने डेफिनेशंस दिया कि नमक जो है वो एसिड और प्लस में अगर बेस का रिएक्शंस कराएंगे हम तो हम पाएंगे क्या चीज़? सॉल्ट। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे क्या दिया है? NaCl KCl। तो ये कैसे मिले होंगे? तो एक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक HCl का रिएक्शंस करा दिया जाएगा तो मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, HCl लिया हमने और NaOH लिया, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है और एक क्षार है। तो ये ऐसे टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूटेगा, तो ये H प्लस में टूटेगा, ये अपना H जो है वो प्लस में टूटेगा और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। ये प्लस वाला जो है अपना वो इधर माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो माइनस वाले के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? H2O बन जाएगा। ठीक है, और साथ में ये Cl जो है वो क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा? नमक। तो वही यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया था सोडियम क्लोराइड, है ना। और वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड अगर चाहिए तो पोटेशियम क्लोराइड के लिए अगर अलग से हम रिएक्शंस करा लेंगे, उसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करा लेंगे। तो हमने एक एक करके एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है सूचक, जिसको कहते हैं हम इंडिकेटर। क्या कहते हैं इसको? इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट करना, किसी चीज़ को पहले ही सूचना देना, बताना। तो देखिए सूचक क्या है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब कोई विलयन है, आप नहीं चाहते हो, और ऐसे भी एसिड और बेस को, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट भी होते हैं बेस और एसिड, तो उनको हम टच कर सकते हैं तो वो कॉरसिव होते हैं नेचर के, हमें जला सकते हैं, तो इसलिए उनको छू करके टेस्ट करके तो पता नहीं लगाया जा सकता है। तो हमें कोई इंडिकेटर होना चाहिए जो बता दे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो ये इंडिकेटर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये सभी रंग बदल करके बताते हैं। कह रहा है ना, इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो एक रंग वाला भी होता है और एक गंध वाला भी। रंग वाला जो है अलग अलग सूचक रंग वाले के लिए भी हैं और गंध वाले के लिए भी। तो रंग वाले के लिए बहुत ही फेमस लिटमस पेपर है जो कि लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। अच्छा, दूसरा टर्मरिक है ना, टर्मरिक मतलब हल्दी होता है। मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशंस है, और भी एक दो है। और वैसे ही गंध, अगर कोई अंधा व्यक्ति है या फिर कह सकते हैं जिसको बिना देखे पता करना है कि रखी गई बोतल में या फिर रखे गए पात्र में जो चीज़ है वो क्षारक है या अम्लीय है, तो वो भी आदमी पता लगा सकता है ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर होते हैं उनसे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब जो गंध द्वारा बताते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मुख्यतः 2-3 ही होते हैं, जैसे कि ऑनियन हो गया, मतलब प्याज हो गया, दूसरा अपने पास आ जाता है लौंग हो गया, और तीसरा आ जाता है वेनिला। ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो है NCERT में मेंशन है। तो यहाँ पे इंडिकेटर जो है 2 तरह के होते हैं, एक रंग बदलता है और एक सुगंध के कारण हमें बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ गया ये कि सूचक के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सूचक के प्रकार जो है 3 तरह के बताए गए हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक जो बनाया गया है संश्लेषित, और गंधीय सूचक। तो देखिए 3 हो गया। प्राकृतिक जो पौधों से होते हैं, कृत्रिम जो रासायनिक पदार्थों से बनाए गए हैं, और गंधीय जो गंध के माध्यम से हमें बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। देखिए प्राकृतिक ये पौधे में पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस,
है ना। लाल पत्ता गोभी का रस भी, है ना। हाइड्रेजिया पौधा, ये फूल का होता है, फूल, हाइड्रेजिया पौधे के फूल जो हो गए, हल्दी हो गया, ये सब क्या हो गए, तो यहाँ पे कितने हो गए, एक अपने पास लिटमस हो गया, दूसरा लाल पत्ता का गोभी, तीसरा हाइड्रेजिया पौधे का फूल और चौथा हल्दी। ये चार जो है प्राकृतिक हो गए, नेचुरल इंडिकेटर इसको कहेंगे। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको संश्लेषित कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, ये दो अपने पास सोल्यूशन है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। नेक्स्ट है कि गंधीय, मतलब स्मेल के द्वारा बताने वाले, तो ऐसे गंधीय अम्लीय क्षारक माध्यम में बताते हैं प्याज, लौंग तेल, और एक और होता है वनीला, वो शायद नहीं दिया इसमें। अब यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखेंगे कि अपने पास प्राकृतिक सूचक जो है यहाँ पे 3 दिए गए हैं। इन तीनों से 4 दिए गए हैं। इन चारों के मदद से कैसे हम अम्ल को और क्षार को, मतलब भस्म को पहचान पाएंगे। देखिए, पहले तो हमें यहाँ पे देखना है कि अम्ल के साथ अगर लिटमस जो है मिलता है, तो लिटमस 2 तरह के कलर में पाया जाता है, एक ब्लू और एक रेड, मतलब ब्लू कलर का और लाल कलर का। तो ब्लू लिटमस अगर लेते हैं और लिटमस पेपर अम्ल के कांटेक्ट में आएगा तो किस में बदल जाएगा, लाल, रेड में, और क्षार के कांटेक्ट में आएगा तो किस में बदल जाएगा, नीले कलर में, ब्लू कलर में। लाल पत्ता गोभी का रस अगर हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वो लाल ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वो बेस के साथ मिलेगा हरा हो जाएगा। हल्दी जो है अगर हम क्षार के साथ मिलाते हैं कोई बदलाव नहीं होगा, येलो कलर का येलो कलर ही रहेगा, लेकिन वही अगर हम क्षार के साथ लगाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। हाइड्रेजिया के फूल का रस अगर एसिड के साथ मिलता है तो नीला हो जाएगा, और अगर बेस के साथ मिलता है तो गुलाबी हो जाएगा। ये बातें याद रखनी है हमें। अब नेक्स्ट है कृत्रिम सूचक, जो सिंथेटिक है, इसमें 2 अपने पास केमिकल्स आते हैं। अगर हम किसी सॉल्यूशंस में डालते हैं और वो रंगहीन रह जाता है, मतलब कोई बदलाव नहीं होता है, तो वो एसिड है, या फिर हो सकता है कि कुछ और भी हो। तो फिर अगर हम उसमें दूसरा बर्तन में रखे पात्र में जो सॉल्यूशंस उसमें डालते हैं, अगर उसमें गुलाबी हो जाता है कलर, तो समझ जाइए कि वो बेस है। मेथिल ऑरेंज का भी यही है कि अगर लाल है तो एसिड, पीला है तो बेस। ठीक है। नेक्स्ट है गंधीय, कि अगर प्याज का रस है तो तीक्ष्ण गंध होगा, मतलब बहुत ही तेज, और अगर ये बेस के साथ होगा तो कोई गंध नहीं होगा। तो एसिड के साथ तीक्ष्ण गंध, और यहाँ पे बेस के साथ कोई गंध नहीं रहेगा। वेनीला यहाँ पे दिया हुआ है। वेनीला जो है समान गंध रहती है, समान मतलब नॉर्मल, और इसमें कोई गंध नहीं रहेगा। नेक्स्ट लौंग का तेल, समान गंध रहती है इसका भी, और इसमें कोई गंध नहीं रहता। तो बहुत ही आसान है इस चीज़ को याद करना। ठीक है। अब यहाँ पे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण, तो देखिए अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण यहाँ पे कैसे समझते हैं हम, कि धातु की अभिक्रिया, अगर हम अम्ल या क्षारक का रिएक्शंस कराएं धातु के साथ तो क्या होगा। देखिए पहले कह रहा है कि अगर धातु का रिएक्शंस अम्ल के साथ कराया गया तो क्या हुआ, तो अम्ल और धातु, देख लें यहाँ पे अम्ल और धातु क्या बनेगा, हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे लिया है 2HCl, और धातु में लिया है जिंक। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण जिंक इसको हटा देगा, ZnCl2 बनेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। वैसे ही क्षारक के साथ हुआ है कि अगर क्षार और धातु का रिएक्शन कराएंगे सेम टू सेम हमें लवण और हाइड्रोजन मिलेगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास क्षार है कोई NaOH और यहाँ पे जिंक है, तो क्या करेगा, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, हाँ सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, जिंक से। तो जिंक सोडियम हट जाएगा, जिंक यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, NaOH है ना, तो Na, सोडियम जिंकेट बन रहा है ना, तो Na ट्वाइस ZnO2। तो यहाँ पे क्या होगा कि Zn जो है वो जुड़ जाएगा ZnO2 से, है ना, और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। तो Na2ZnO को कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं जी इसको, सोडियम जिंकेट। ओके। और ये हाइड्रोजन गैस ही क्यों निकल रही है, इसका पता कैसे लगता है, तो हमें पता है कि जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और अगर उसको हम जलाएं तो वो जो जलता है तो साउंड करता है पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड की तरफ। तो यहीं पे लिखा है ये पॉप टेस्ट, है ना। तो हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहाँ पे अगर जलती हुई मोमबत्ती लाते हो तो पॉप ध्वनि की ध्वनि जो है सुनाई देती है, मतलब पॉप साउंड सुनाई देता है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ऐसे टेस्ट जो है कब किया जाता है प्रयोग, जब हमें बताना होता है स्टूडेंट्स को कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है तब। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे
धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। मतलब धातु कार्बोनेट का मतलब कोई भी मेटल होगा, जैसे मान के चलिए कि हमने पास सोडियम है तो सोडियम हुआ, है ना, और कार्बोनेट तो Na2CO3 हो जाएगा। और धातु बाइकार्बोनेट का मतलब ये हो गया कि कोई भी अपने पास मेटल हो गया, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया। अब बाई का मतलब तब होता है कि जब कार्बोनेट से पहले H आ जाए, तो MgHCO3। तो ये अपने पास जो है दो तरह के धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु बाइकार्बोनेट हो, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कंफर्म है कि लवण और CO2 और जल होगा, ये कंफर्म रहेगा तीनों, है ना। अब नमक किस तरीके का बनेगा वो तो पता नहीं, कि कॉमन नमक बनेगा कि साधारण नमक बनेगा या कि यूज़ नहीं करने वाला नमक बनेगा, ये चीज़ तो वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमेशा ये लवण CO2 और जल मिलेगा। इसका कारण अगर हम समझें यहाँ पे, तो यहाँ पे अम्ल है ना, और यहाँ पे धातु कार्बोनेट है। तो अम्ल का जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है? HCl अलग हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, C अलग हो जाएगा, O3 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे Na जो है वो क्लोरीन के दो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaCl। लास्ट में जो बच जाएगा उसमें से क्या बनाएगा? यहाँ पे CO2, है ना, और बाकी लास्ट वाला बच जाएगा तो H2O। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से करेगा फिर वही चीज़ बनेगा सेम टू सेम। एसिड लिया, कोई धातु कार्बोनेट लिया, मेटल यहाँ पे लिया NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, और यहाँ पे जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो NaCl देगा, CO2 देगा और H2O देगा। ठीक है। तो CO2 की जांच की टेस्ट कब कैसे की जाती है, तो कैसे पता लगता है कि CO2 है या नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा तो चूने के पानी से अगर उसको हम पास आउट